विश्वव्यापी महत्व की फसल है। ये लाखों लोगों का मुख्य खाद्य है। मुख्य रूप से एशिया में धान की खेती की जाती है, तो भी विश्व के सभी प्रायद्वीपों में गेहूं उगाया जाता है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के लिए गेहूं लगभग 20% आहार कैलोरी की पूर्ति करता है। विश्व में गेहूं उत्पादन वर्ष 2007-2008 में 62.22 करोड़ टन तक पहुंच गया था। भारत गेहूं का विश्व में दूसरा विशालतम उत्पादक देश है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल गेहूं के उन्नत उत्पादन के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों के साथ उन्नत किस्मों के विकास क्षेत्र में कार्यशील है, जो उच्च पोषण के साथ अधिक उत्पादन दे रही हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में 1991 से स्थित है। यह परियोजना का शुरुआत 1965 में अखिल भारतीय समन्वित गेहूं एवं जौ सुधार परियोजना के तौर पे हुई थी, जो कालांतर में निदेशालय में और अंततः एक पूर्णकालिक संस्थान में स्थापित है। और इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, उनकी उत्पादन को और उस उत्पादकता को बढ़ाना है। हमारा संकल्प यह है कि हम किसानों की आर्थिक स्थिति इस तरह से बढ़ाएं कि उनकी आय को सन 2022 तक दुगना कर सकें। इस दिशा में जो भी शोध ज़रूरत के मुताबिक होते हैं, वो किसानों के लिए हमारे संस्थान के माध्यम से किए जाते हैं। हमारे संस्थान की प्रमुख एक्टिविटी में मेरा गांव मेरा गौरव एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसके द्वारा किसानों के द्वार तक उनके गांव को अपनाते हुए वैज्ञानिकों के समूह के द्वारा 14 टीमें ऐसी निर्धारित की गई जो किसान को गांव को अपनाई हैं और तकनीक हस्तांतरण में प्रमुख योगदान दे रही हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हमें फसलों का उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन में ये वृद्धि हमें उत्पादकता को बढ़ाकर ही करनी होगी, क्योंकि फसल उगाने योग्य भूमि को और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। साथ ही बढ़ती आबादी की वजह से कृषि योग्य भूमि के कम होने के आसार अधिक हैं। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें जहां नवीन उन्नत संसाधन संरक्षण विधियों को अपनाना है, वहीं हजारों सालों से हमारे पूर्वजों द्वारा संचित अर्जित ज्ञान का समावेश भी आधुनिक कृषि कार्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संस्थान का जैव प्रौद्योगिकी विभाग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम लोग जिस विषय में काम कर रहे हैं वो है कि कैसे जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम अपने पूर्वजों द्वारा उत्पादित प्रजातियों को वापस आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी संप्रति लगने वाली प्रजातियां हैं उनके साथ समावेश किया जाए इस तरीके से, ताकि आजकल की जो प्रजातियां हैं उनकी उपज बनी रहे और हमारे जो पूर्वजों द्वारा संरक्षित प्रजातियां थी उनकी गुणवत्ता, उनके कम रासायनिक लागत से के बावजूद अच्छा परफॉर्म करने की, अच्छा उपज देने की जो उनमें अंदर एक काबिलियत थी उसको ले आया जाए। खास करके रोग रोधिता जैसे है, तो कुल मिलाकर के ऐसी प्रजातियों को हम विकसित कर पाएंगे जिनके अंदर अधिक उपज भी होगी और साथ के साथ विषम परिस्थितियों में, खास करके जैसे गर्मी बढ़ जाती है या अचानक से बारिश आ जाती है या फिर और कोई आपदा आ जाती है, वैसी परिस्थितियों में वो अपने आप को एक उनकी जो उपज कम हो जाती है खास करके उससे बच सकते हैं। विकास के इस दौर में जलवायु परिवर्तन की वजह से देश में कहीं कहीं अधिक वर्षा या कम वर्षा का होना, कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ना, ओलावृष्टि, कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप भी देखने में आ रहा है। संस्थान के वैज्ञानिक इस दिशा में भी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। यह एक विशेष रूप से निर्मित ताप नियंत्रित संरचना है, जिसके अंतर्गत हम लोग गेहूं की विभिन्न प्रजातियों को इस बात के लिए उनका अवलोकन करते हैं कि इनमें से कौन सी प्रजातियों में उष्ण रोधिता होती है और ज़्यादा गर्मी पड़ने पर, खास करके जब दाने बनने शुरू होते हैं उस वक्त अगर तापमान बढ़ जाए तो कौन सी प्रजातियां ऐसी हैं जो उसके प्रति सहिष्णुता रखती हैं और उपज में ज़्यादा नुकसान नहीं होने देंगी। और इस वक्त जो इसके अंदर प्रजातियां लगी हुई हैं वो हमारे पूर्वजों द्वारा जो संरक्षित प्रजातियां थीं या उनके द्वारा जो रखी गई प्रजातियां थीं उनके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक संरचना की एक विशेष अवस्था होती है। इस वक्त ये संरचना खुली हुई है,
और इस वक्त इसका तापमान लगभग बराबर के जैसा है। और इसको हम बंद करेंगे थोड़ी देर में, और उसके बाद इसमें 5 डिग्री तापमान का अतिरिक्त इसके अंदर भार डालेंगे, देखने के लिए कि कौन सी प्रजाति उसको सहिष्णुता उसके प्रति रखती है। गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान केंद्र की स्थापना कई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई थी, जैसे गेहूं की पोषण गुणवत्ता बढ़ाना और विशिष्ट किस्मों का विकास करना। इसके अलावा विभिन्न गुणवत्ता, लक्षण और उच्च उत्पादकता वाली पृष्ठभूमि में उनकी खेती के साथ जुड़े जीन चिन्हित करना, सूक्ष्म स्तर परीक्षण का विकास करके गेहूं गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रजनन प्रयासों में तेजी लाना। इसी के साथ संस्थान अनाज में रासायनिक और जैव रासायनिक घटकों की विशेषताओं और चपाती, रोटी, बिस्कुट, नूडल्स और पास्ता उत्पादों के रूप में अलग अलग उत्पादों के लिए उपयुक्त रियोलॉजिकल गुणों में सुधार करना और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि में परिवर्तनशीलता और भारतीय गेहूं की फेनोलिक सामग्री का अध्ययन करना प्रमुख उद्देश्य है। गेहूं की गुणवत्ता का अध्ययन करते हैं और वो अध्ययन करने के बाद हम कुछ प्रजातियों का विकास करने में वो अध्ययन सहायक होता है, जिससे कि किसान को वो प्रजाति मिले जिसके अंदर वो सारे गुणों, जो एक बेहतर चपाती बना सके, बेहतर ब्रेड बना सके, बेहतर बिस्किट बना सके, बेहतर पास्ता बना सके। इसके लिए यहाँ पर अध्ययन होता है और उस अध्ययन के हिसाब से हम जो है यहाँ पे प्रजातियाँ पैदा करते हैं। चपाती की वैरायटी आप DBW 187 है, SD 3226 है। ये बड़ी अच्छी वैरायटी है जिनकी चपाती भी बनती है, जिनमें प्रोटीन भी होता है और ये साथ साथ ब्रेड के लिए भी काम करती है। अभी एक नई वैरायटी NIAW 1730 एक वैरायटी इजाद की गई है जिसका बिस्किट अच्छा बनता है, जो मुलायम दाने वाली होती है। अगर आप उसको लगाएंगे तो बिस्किट बनाने वाली इंडस्ट्री आपसे उसको खरीदेगी और उसका मूल्य आपको ज़्यादा मिलेगा। साथ साथ अभी हिंदुस्तान के सेंट्रल जोन के लिए एक वैरायटी इजाद की गई है ड्यूरम की, DBW 47 DBW 47 को अगर आप लगाएंगे तो उसके अंदर पास्ता क्वालिटी अच्छी होती है। उसके अंदर येलो पिगमेंट एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से उसका रंग पीला होता है। तो पीला रंजक ज़्यादा होने के लिए ये पहली दफ़े हिंदुस्तान में एक वैरायटी बनी है। गेहूं की नवीनतम प्रजातियों में DBW 222, DBW 187 प्रमुख किस्में हैं जिनको उगा सकते हैं और अपनी गेहूं की पैदावार बढ़ा सकते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। 1730 एक वैरायटी इजाद की गई है जिसका बिस्किट अच्छा बनता है, जो मुलायम दाने वाली होती है। अगर आप उसको लगाएंगे तो बिस्किट बनाने वाली इंडस्ट्री आपसे उसको खरीदेगी और उसका मूल्य आपको ज्यादा मिलेगा। संस्थान के समन्वित अनुसंधान प्रयासों के माध्यम से अब तक 500 गेहूं की किस्मों को विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। संस्थान इन जीनोटाइप गेहूं का उत्पादन 2015-16 के दौरान 93.5 लाख टन तक बढ़ाने में बहुत सफल रहा है। वर्ष 2050 तक गेहूं की अनुमानित मांग लगभग 140 लाख टन हो जाएगी और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई तकनीकी का विकास किए जाने के लिए अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। कृषि विज्ञानी गेहूं की नई किस्म तैयार करने में लगे हुए हैं। निदेशालय का मकसद गेहूं के नए बीज तैयार कर देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और बीमारियों पर अंकुश लगाने के साथ किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। गेहूं की फसल में जो 3 प्रमुख चीजें हम प्रजाति में देखते हैं, वो पैदावार नंबर 1, उसमें रोग रोधिता नंबर 2 और उसके अंदर क्वालिटी गुणवत्ता जिसकी हम बात करते हैं। तीनों चीज़ों का समावेश करना फसल सुधार कार्यक्रम की प्राथमिकता रहती है। यदि हम गेहूं की गुणवत्ता की बात करते हैं तो गुणवत्ता में 3 प्रमुख तत्व होते हैं।
प्रोटीन की मात्रा जो हम कोशिश करते हैं कि 11.5% से ज़्यादा हो। जिंक और आयरन का महत्व आजकल बढ़ता जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो 40 ppm से ऊपर जिनमें जिंक और आयरन हो उगाएं, जो हमारी पोषण सुरक्षा को समृद्धि प्रदान करेंगे। जब हम बात करते हैं कठिया गेहूं की, तो कठिया गेहूं में जो पीला तत्व है, येलो पिगमेंट है, और जो पास्ता का स्कोर है, जो कि आजकल नाश्ते में भी खाने में भी एक वैरायटी का चलन है, तो जो पास्ता है या दलिया है या सूजी है, उसे हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। तो हम उन चयन किस्मों का चयन करें जिनमें हमारी गुणवत्ता के कारक, महत्वपूर्ण कारक समावेशित हों। गेहूं की नवीनतम प्रजातियों में DBW 222, DBW 187, HD 2967, HD 3086 प्रमुख किस्में हैं जिनको उत्तर पश्चिमी भारत के किसान उगा सकते हैं और अपनी गेहूं की पैदावार बढ़ा सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के लिए गेहूं की किस्मों में DBW 187 प्रमुखतया अभी नई रिलीज है, जिसको वहाँ के किसान उगा सकते हैं, और इसमें बांग्लादेश में आई बीमारी व्हीट ब्लास्ट के प्रति भी रोगरोधिता है। तो यह एक विशेष गुण रखती है पूर्वोत्तर भारत के लिए। मध्य भारत के लिए संस्थान ने DDW 47 कठिया गेहूं की किस्म निकाली है, जिसमें पीला तत्व, जिसको हम येलो पिगमेंट बोलते हैं, बीटा कैरोटीन का प्रीकर्सर कहते हैं, उसकी मात्रा सर्वाधिक है, और उसके साथ साथ उसका पास्ता स्कोर भी अभी तक का सबसे अच्छा है। भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है और गेहूं यहाँ की प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं की खेती देश के अधिकांश क्षेत्रों में की जाती है। कीटों और रोगों के कारण गेहूं में 5 से 10% उपज की हानि हर साल हो जाती है। इसकी वजह से दाना और बीज की गुणवत्ता भी निम्न हो जाती है। संस्थान के कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ लगातार इस हानि से बचाव और निराकरण के लिए परामर्श देते रहते हैं। जहाँ तक बीमारी और कीटों का संबंध है, सर्वप्रथम उसमें बचाव ज़्यादा ज़रूरी है प्रबंधन से। तो इसके लिए हमें ये जानना है कि गेहूं में किस किस तरह की मुख्य बीमारियां होती हैं। तो इसमें रतुआ होता है, पीला रतुआ, भूरा रतुआ, काला रतुआ। इसके अलावा करनाल बंट एक बीमारी है, झुलसा रोग है, और चूर्णीला सूता। ये मुख्य रूप से बीमारियाँ हैं। तो सबसे पहले आप पहचान कैसे करेंगे अपनी बीमारी पीला रतुआ की? पीला रतुआ में मुख्य रूप से पत्तियों के ऊपर पीली धारियां बन जाती हैं और उसको छूने पर पाउडर हाथ में लग जाता है। ये उसकी मुख्य पहचान है। अगर पीला रतुआ आपके खेत में पाया जाता है तो इसके लिए प्रोपेकेनोजोल 200 ml दवा 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। इसके बाद आपके आता है करनाल बंट। करनाल बंट में क्या दाना काला हो जाता है। इसमें जब ये इस बीमारी का पता चलता है आपको हार्वेस्ट या गेहूं निकालने के बाद ही पता चलता है कि आपके खेत में करनाल बंट है या नहीं है। तो इसके लिए कि अगर फरवरी माह में जब गेहूं में बालियां निकल रही हों, उस टाइम अगर बारिश होती है तो उस टाइम आपके करनाल बंट आने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में आप उसमें प्रोपेकेनोजोल 1% का छिड़काव कर सकते हैं। उस स्थिति जब 50% आपकी फसल में बालियां आ चुकी हैं, उस टाइम उसमें छिड़काव करना है। ये मुख्य बीमारियां हैं। इसके अलावा गेहूं में कई तरह के कीट लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पत्ती का माहू है, दीमक है, करंतन कीट है, सैनिक कीट है। तो जिसमें 2 तरह के कीट हो गए। एक तो है चेपा, जिसको माहू कहते हैं। ये पत्तियों का रस चूसता है और इसके बाद इसमें धीरे धीरे पत्तियों को कमज़ोर कर देता है और पीली पड़ जाती है। दूसरी कीट हैं जैसे कि गुलाबी तना छेदक, करंतन कीट। ये पत्तियों को कुतर के खाते हैं। तो और ख़ास तौर से ये रात्रि में एक्टिव होते हैं, रात में ज़्यादा काटते हैं, आपको दिन में दिखाई नहीं देते, फसल कटी हुई दिखाई देती है। और इसके अलावा तीसरा मुख्य कीट है दीमक। तो दीमक के उपचार में क्या, दीमक 2 बार प्रकोप करता है। एक तो बुआई के 20-25 दिन बाद, जिसमें पौधे आपके कुछ सूख जाते हैं क्योंकि नीचे से काट जाते हैं, और एक जब फसल पकने को होती है तब दीमक का प्रकोप अधिक होता है। अगर हम एक एकीकृत रोग और कीट प्रबंधन की बात करें तो इसमें हमें मुख्य बातें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए। इसमें सर्वप्रथम हम वैरायटी या किस्म के चुनाव से शुरू करना चाहिए
कि हमें नई किस्म लें, क्योंकि नई किस्में हम रोग एंड कीट प्रतिरोधी विकसित करते हैं। तो नई किस्म का, और जिस क्षेत्र में आप बुआई कर रहे हैं उस क्षेत्र के लिए संतुलित किस्म जो है उसी का चुनाव करें और उसकी बुआई करें और समय से बुआई करें। इसके अलावा दूसरी बात है कि एक ही किस्म को बहुत ज़्यादा एरिया में ना लगाएं, अलग अलग किस्म बोएं ताकि एक साथ बीमारी या कीट का प्रकोप ज़्यादा नहीं फैले। इसे कहते हैं मोजेक बना के, कई वैरायटी का एक मोजेक बना लें। बीज उपचार ज़रूर करें, तो ख़ास तौर से बीज उपचार, गेहूँ में बीज उपचार के लिए रेक्सिलिया टेबेकोनोजोल 1 ग्राम 1 किलो बीज के लिए उपचारित करें। अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप है तो उसमें क्लोरोपायरिफॉस 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करें। इसके बाद अगर इसमें आपके खेत में करनाल बंट आता है और फोलियर ब्लाइट आते हैं तो उसमें फसल चक्कर का चुनाव करें। मैं हर बार गेहूं लेने के बजाय कभी कभी सरसों या दूसरी फसल का भी चयन करें ताकि उसमें आपकी बीमारियां और कीट कम होंगे। वह जो पराली रह जाती है धान की, उसमें बीजने के लिए मशीन बनाई है। 10 टन तक हमने बिजाई करके देखा है, बहुत बढ़िया चलती है। ये शुगर केन की पूरी पत्ती में भी बढ़िया बिजाई करती है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। संस्थान ने DDW47 कठिया गेहूं की किस्म निकाली है। उसका पास्ता स्कोर भी अभी तक का सबसे अच्छा है। जौ उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की एक प्रमुख रबी फसल है। जौ का विश्व में धान, गेहूं और गन्ने के बाद चौथा स्थान है। विश्व के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 7% का योगदान जौ का है। भारत में वर्ष 2018-19 के दौरान 6.08 लाख हेक्टेयर भूमि में 17.5 लाख टन जौ का उत्पादन किया गया और इसकी उत्पादकता 2881 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही। जौ सीमांत भूमि, लवण युक्त क्षारीय या पानी की कम उपलब्धता वाली भूमि, बारानी क्षेत्र आदि में भी अच्छी पैदावार देता है। माल्ट के बढ़ते प्रयोग की वजह से भारत के किसान जौ उत्पादन में पहले से अधिक रुचि ले रहे हैं। माल्ट का प्रयोग कन्फेक्शनरी, शिशु आहार, दुग्ध आधारित पेय और अल्कोहलिक पेय बनाने में किया जाता है। माल्ट बनाने में जौ की विशेष प्रजातियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें 2 पंक्ति जौ को प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक कई वर्षों से माल्ट गुणवत्ता वाली उन्नत जौ की प्रजातियां और इनके अच्छे उत्पादन की प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। हमारे संस्थान के द्वारा जो विकसित उत्तम किस्म की जो माल्ट जौ की प्रजातियां हैं, वो हमने कई प्रजातियां यहाँ से विकसित की हैं, जैसे DWR-UB52, DWR-B73, DWR-B91, DWR-B92 और उसके बाद अभी जो हमारी सबसे देर से आई है वह प्रजाति DWR-B160। ये प्रजातियां हैं जिनका आप प्रयोग समय से बुआई के लिए भी कर सकते हैं। इनमें से 2 प्रजाति जो DWR-B73 और 91 है, इनका आप देर से बुआई के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ये प्रजातियां जो हमारा यहाँ का पुराना जौ होता था जिसमें 6 दानों की पंक्ति होती थी, उससे इनमें दानों की जो साइज़ है वो इनका साइज़ अच्छा साइज़ है, एक बराबर साइज़ है और इनसे पैदावार भी पुरानी प्रजातियों से अच्छी मिलती है। इनमें रोग रोधिता भी है और साथ में ये प्रजातियों का अगर आप खेती करेंगे तो जो माल्ट बनाने वाली कंपनियां हैं वो आपसे इन प्रजातियों की खरीद भी कर सकती हैं। इसके अलावा हमने जो देश के अन्य भाग हैं जहां पानी की कमी है या जौ के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, वहां के लिए प्रजातियां भी, जैसे हमारी यहाँ से लेटेस्ट है DWR-B137।
ये प्रजाति मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत के लिए उपयुक्त है। इसकी पैदावार बहुत अच्छी है और इसमें उस क्षेत्र में आने वाला जो एक प्रमुख बीमारी है झुलसा रोग, वो भी नहीं आता। तो इस प्रजाति का प्रयोग करके आप बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पर पशुओं के लिए चारे की समस्या है, कुछ प्रजाति ऐसी हैं जिनको आप एक बार हरे चारे के लिए कटाई करके दोबारा उससे दाना भी ले सकते हैं। तो ये एक अतिरिक्त आय का साधन है, खासतौर से जो किसान पशुपालन भी साथ रखते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही जौ एक पवित्र अन्न माना जाता रहा है। आज के भागदौड़ भरे तनावपूर्ण जीवन में जौ और इसके उत्पादों के विषय में आज के औषधीय विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि जौ का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। जौ एक ऐसा अन्न है जिसकी ज्यादातर प्रजातियों में छिलका बीज के साथ पूरी तरह चिपका रहता है और इसके भ्रूणपोष में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो स्टार्च और प्रोटीन को इनके अवयवों में तोड़ सकते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण जौ को माल्ट बनाने में प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान में जौ के कुल उत्पादन का करीब 35% माल्ट उद्योग में उपयोग हो रहा है और इसके भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है। किसान भाइयों, जौ का ज़्यादातर इस्तेमाल आप जानते हैं कि पशु चारे के रूप में किया जाता है, परंतु पिछले 10-15 वर्षों के अंदर यह एक व्यावसायिक फसल बन चुकी है और व्यावसायिकरण का मुख्य जो कारण है कि इसका उपयोग माल्ट बनाने में होता है। और माल्ट से जैसे काफ़ी उत्पाद बनते हैं, जैसे अल्कोहलिक उत्पाद हैं और कई ऊर्जा देने वाले उत्पाद हैं जो कि दूध में मिलाकर खाए जाते हैं। तो भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने करीब 20 वर्ष पहले इस पर कार्य करना शुरू किया था, क्योंकि जो माल्ट की प्रजाति होती है किसान भाइयों, वो चारे की प्रजाति से उसमें गुण अलग होते हैं और उन गुणों का परीक्षण हमारी ये जो प्रयोगशाला है यहाँ पर हमारे संस्थान के अंदर उन सभी प्रजातियों का परीक्षण किया जाता है और अच्छी तरह परीक्षण के पश्चात जो गुण कंपनियों को चाहिए जिससे कि वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का माल्ट बना सकते हैं, हम उनको संस्तुति करते हैं उन प्रजातियों की। और पिछले कुछ वर्षों में जो बेहतर प्रजातियां माल्ट हेतु विकसित की गई हैं उसमें DWRB 101 है, DWRB 92 है, DWRB 91 है, DWRUB 64 है। इनमें 3 प्रजातियां जो शुरू में मैंने बताई वो 2 पंक्ति वाली हैं और DWRUB 64 जो है वो 6 पंक्ति वाली है, परंतु जो गुणवत्ता है इनकी सबकी बेहतर है। इनका दाना मोटा है, प्रोटीन की मात्रा कम है और जो माल्ट बनता है उसकी उत्पादकता इसमें ज्यादा है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से गेहूं रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। विश्व में भारत की जनसंख्या का दूसरा स्थान होने के कारण देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की अत्यधिक आवश्यकता है। इसीलिए गेहूं के उत्पादन में नवीन कृषि यंत्रों से बुवाई, कटाई और वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी आवश्यक हो जाती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि की जा सके। खेत तैयार करने में पहले हम बहुत खर्चा कर रहे थे। अब जीरो टिलेज की मशीन हमने 1995 में एक परफेक्ट की थी, जो कि किसानों के खेतों पे काफ़ी मात्रा में प्रयोग की जा रही है। अब हमने जो पूरी पराली में कंबाइन के बाद, काटने के बाद जो पराली रह जाती है धान की, उसमें बीजने के लिए मशीन बनाई है, जो कि 10 टन तक हमने बिजाई करके देखा है, बहुत बढ़िया चलती है। ये शुगर केन की पूरी पत्ती में भी बढ़िया बिजाई करती है। तो इस मशीन से बुआई करने पे हमें करीब 1500 रुपये प्रति एकड़ बचत हो जाती है बिजाई के समय पे ही। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल का मुख्य उद्देश्य गेहूं और जौ की उत्पादकता और बचत को पारिस्थितिक और आर्थिक आधार पर टिकाऊ बनाते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर गेहूं उत्पादन में भारत को विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाना है। इसके लिए संस्थान गेहूं और जौ की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए मौलिक और रणनीति परक अनुसंधान, टिकाऊ उत्पादन के लिए फसल उत्पादन और सुरक्षा तकनीकों का विकास, उन्नत तकनीकों का किसानों के बीच प्रचार प्रसार और रोग प्रबंधन के लिए निगरानी और साथ ही साथ प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। हमारे संस्थान के द्वारा अब तक 500 से ऊपर गेहूं की किस्मों का विकास किया जा चुका है और 100 से ऊपर जौ की किस्मों का विकास किया गया है।
पिछले दिनों में देश ने 100 मिलियन टन का उत्पादन किया। ये भी हमारे संस्थान के प्रमुख कार्यकलापों में से एक है, जिसके माध्यम से हम किसानों की आय को बढ़ाते हैं और उत्पादकता को बढ़ाते हैं। साथ ही हम प्रसार के कार्यक्रम भी लेते हैं, जिसमें किसान के द्वार तक विभिन्न तकनीक को हम पहुंचाते हैं। अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन उसमें प्रमुख है, जो गेहूं और जौ में हम लगातार करते हैं। हमारा संस्थान साल में एक दफ़े एक बड़ा बीज का मेला आयोजित करता है। उसके अलावा हम किसानों के खेत पे जाके रोविंग सेमिनार भी आयोजित करते हैं, जहां उनके खेत में जाकर एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से किसानों को उनके द्वार तक विशिष्ट तकनीकियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल भारतीय किसानों के लिए लगातार गेहूं और जौ की नई किस्मों को विकसित कर रहा है। इसके अलावा फसल रोग निदान और फसल प्रबंधन में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। संस्थान की ओर से किसानों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से किसानों की आय तो बढ़ी ही है, साथ ही उनके जीवन स्तर में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखे जा रहे हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, जो औषधीय और सगंध पौधों के क्षेत्र में शोध विकास कार्य कर रही है। इस